हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातचीत से कुछ सीखने को मिलता है या आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करो, और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। कुछ पर्सनल चीज़ों में बिज़ी होने की वजह से कुछ टाइम से नहीं आ पाया, बट अगेन एक वीडियो के साथ जो इंटरेस्टिंग लगी मुझे काफ़ी, मैं यहाँ वापस हूँ। एक बहुत ही फेमस एथियस्ट है रिचर्ड डॉकिंस। जो लोग भी थोड़ा बहुत रिलीजन और एथियज़म में इंटरेस्ट रखते होंगे या जस्ट फ़िलासफ़ी में भी इंटरेस्ट रखते होंगे उनको पता होगा। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एजुकेशनलिस्ट्स और जो लोग इन चीज़ों पे बात करते हैं उनमें वो शामिल है। वो बात कर रहे हैं थियोलॉजी के ऊपर, एक स्टूडेंट से जिसके पास थियोलॉजी की डिग्री है, और उसे बता रहे हैं कि थियोलॉजी की डिग्री क्यों वेस्ट है, कोई उसकी वैल्यू क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा एक बहुत ही रैशनलिस्ट एथियस्ट होगा, कट्टर एथियस्ट होगा, आई मीन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, तो उसके लिए शायद वो वेस्ट ही होगी, क्योंकि थियोलॉजी एक्चुअली होती है स्टडी ऑफ रिलीजन। थियोलॉजियंस आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में जितने भी ये जो साइंटिस्ट होते थे वो कुछ हद तक थियोलॉजियंस भी होते थे, क्योंकि रिलीजन और स्टडीज़ बेसिकली पुराने ज़माने में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती थी। बट एनीवे, मुझे लगा कि अगर किसी ने एक डिग्री ली है और कोई इतना बड़े लेवल का एक विद्वान अगर उसे कह रहा है कि आपकी डिग्री एक वेस्ट है, तो बंदे का रिएक्शन ही देखने की वर्थ रखता है। तो एनीवे, वीडियो देखते हैं और फिर साथ साथ बात करेंगे उस बारे में। Speaking of people talking about falsehood, you have a lot to say about theology as a discipline, if it can even be called that, the way that you paint it. Here's a quote to give you a taste of the kind of thing I'm talking about. You say this is utterly typical of the way theologians think. Ignore what is actually being said and pretend it was all intended to be a symbol or metaphor. Do you think there's any legitimate form of theology? Of course. I mean, I think if you actually go to a department of theology and talk to professors of theology, you'll find they're doing wonderful things. I mean, they're translating the Dead Sea Scrolls. They're looking at biblical history. They're looking at a form of anthropology, really. That's fine. What is not fine is logic chopping about the fundamental meaning of the transubstantiation or the Trinity or something of that sort. That's the kind of theology that I think is not. अच्छा, मुझे बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जहाँ पे भी इन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये शायद किसी का घर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, एक लिविंग रूम लग रहा है, ज़्यादातर लिविंग रूम, और जिसमें डाइनिंग टेबल या साथ में ही है, क्योंकि पीछे डोर खुला हुआ है डोर भी बंद नहीं किया। और जब वो बंदा बोल रहा था तो पीछे एक वाइन की बोतल खुली हुई थी जिसका कि ढक्कन भी बंद नहीं था। आई थिंक उसमें से एक शायद ड्रिंक निकाली गई है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। A subject. The kind of theology that is a subject is historical scholarship, literary scholarship, that kind of thing. Do you think? Would you say the same thing about? ये मैं कह रहा था कि वाइन की बोतल पड़ी है, आई थिंक उसमें से एक ड्रिंक निकाली है और वो वैसी पड़ी है, पीछे पानी की बोतल पड़ी है, रिमोट पड़ा है, ग्लास पड़े हुए हैं टेबल पे, बिल्कुल ही नॉनशलांट किस्म का शलांट। The kind of philosophy that deals with absolute truths. If a moment ago you said that perhaps you don't think there is a basis to the truth in ethics. Philosophers who try to do that, like Sam Harris, are essentially doing the same thing. They're trying to find that they're engaging in an area that you don't think even exists. Is that analogous to theology? There's plenty of room to argue about what truth is in the real world. It's in science. Okay, आदि थोड़ी बात कर लेते हैं इस बारे में, इससे पहले कि बहुत आगे निकल जाए और मैं भूल जाता हूँ। मेरी याददाश्त कोई खास अच्छी नहीं है इमीडिएट टर्म्स में। एनीवे, इनका कहना है कि थियोलॉजी, जहाँ तक डेड सी स्क्रोल्स, मतलब डेड सी इज़राइल में एक जगह है, दुनिया का सबसे गहरी जगह भी इसको कहते हैं, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। इतनी गहरी है कि वहाँ पे सॉल्ट की इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि वहाँ पे कोई पौधा वगैरह नहीं उगता, कोई पौधा या कोई भी सी वीड तक नहीं उग सकती, इसलिए उसका नाम डेड सी है। एनीवे, डेड सी इज़राइल का जो एरिया है वो इनफैक्ट वो एरिया इजिप्ट का एरिया और इराक के आसपास का, जिसको बेबीलोन कहते थे पुराने ज़माने में, ये सारा जो एरिया है मिडल ईस्ट का, ये एक्चुअली सेंटर रहा है मेजॉरिटी एब्राहमिक रिलीजन और दूसरी तरीके के जो जिसको कहते हैं
क्लैंस वाले और जो छोटे छोटे रिलीजन्स होते थे जिनको डिफरेंट तरीके के क्लैंस आपस में एक दूसरे में मानते थे, तो वो काफ़ी, और वो एरिया एक ऐसा एरिया रहा है जो कि बहुत ही शुरू से ही जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी थी, जैसे इंडिया या चाइना, इस तरीके से। बिब्लिकल स्क्रोल्स मतलब उस ज़माने में जो टेक्स्ट लिखे गए होंगे आज से 4000 साल पहले या 3500 साल पहले, 1500 BC में जो, या 1200 BC में जो टेक्स्ट लिखे गए होंगे, क्योंकि तोरा जो ज्यूइश स्क्रिप्चर्स हैं, तौरात और तौरात ही आई थिंक, एक और है, उसका मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा। ये सब आई थिंक उसी के अंडर आ जाते हैं, और उनके बारे में शायद साइड नोट्स होंगे उनके बारे में, जैसे हिंदी में जैसे टीका लिखी जाती है वेदों के ऊपर, जैसे उपनिषद लिखे गए थे, उस तरह के जो स्क्रोल्स होंगे उनकी बात हो रही है बेसिकली। जब बिब्लिकल स्क्रोल्स की बात हो रही है तो डेड सी बिब्लिकल स्क्रोल जो वहाँ पाए गए थे डेड सी के आसपास के एरिया में, कि वो उनकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। और इन्होंने उसको अच्छी बात बोला एग्जैक्टली, साथ के साथ ही एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल काम भी हो रहा है, और एंथ्रोपोलॉजी एक प्रॉपर स्कॉलास्टिक या स्कॉलरली फील्ड है, जो एक ख़ास तरीके की ह्यूमन की कैसे ग्रोथ हुई है ओवर द टाइम पीरियड, ह्यूमन की कितनी तरीके की कैसे रहता था, किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों की स्टडी होती है वो। तो यस, वो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में वो स्क्रोल्स हेल्प करते हैं, यू नो, कि उसमें शायद ये देखने को मिल जाए कि लोग किस चीज़ का बिज़नेस करते थे, लोग कैसे बिज़नेस करते थे, पैसे के लिए क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करते थे। शायद जैसे कि हम देखते हैं पुराने ज़माने में गोल्ड यूज़ होता था पैसे की जगह, क्योंकि बैंक नोट या करेंसी टाइप की कोई चीज़ नहीं थी, और जो गोल्ड कॉइन्स भी होते थे उस पर भी राजा की मुहर होती थी, यानी कि जो भी साइन होगा उस एम्पायर का वो गुदा हुआ होता था, इम्प्रिंटेड होता था, लेकिन स्टिल उस कॉइन की खुद की इनहेरेंट वैल्यू भी होती थी गोल्ड की, ठीक है। तो इस तरह से कैसे चीज़ें चलती थी, समाज कैसे रन करता था, इन चीज़ों को समझने में उन स्क्रोल्स के थ्रू, क्योंकि एक्चुअली वो स्क्रोल्स पुराने हैं, जो अच्छी बात है स्क्रोल्स के बारे में साइंटिफिकली, कि वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं 3000 साल पहले की सिचुएशन से लिखे गए थे। तो एटलीस्ट उसमें जो डिस्क्रिप्शन होगी आसपास के एरिया की, उससे शायद हमें एंथ्रोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस तरह से इनका कहना है कि हाँ वो ठीक है, बट जब उससे मिल जाने वाले फैक्ट्स को हम एक गॉड वाली सेंस में, या फिर एक अनसाइंटिफिक जो साइंस के साथ जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है उनको अगर हम उसको प्रेसिडेंस दे दें, और लॉजिक को लाइक तोड़ मरोड़ के पेश करने लगे, उससे इनको प्रॉब्लम है थियोलॉजी के उस पार्ट से। I think that in the case of morals, it's much harder to use the word truth. I would prefer not to use the word truth where morals are concerned. Do you think the kind of theology that you spoke of a second ago, when it comes into investigating the nature of certain religious claims, do you think that is useful? Well, I think, as I said, as a form of anthropology, I mean, an anthropologist who studies what we could call the theology of a tribe of people in Africa or somewhere, I mean, that's anthropologically interesting, talking about what the people believe and how their cultural beliefs have developed and what it means to them. Okay, मैं एक फिजिकल सिस्टम की बात कर रहा था कि फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करते होंगे, बट इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का एक और एस्पेक्ट समझाया। इन्होंने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन थियोलॉजी की स्टडी इस एंगल से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे ये जाना जा सकता है कि उस समय में कैसे एक ट्राइब ने किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, इन्होंने अफ्रीका का नाम लिया, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे एक ख़ास तरह के, मैं क्लैन वर्ड यूज़ कर रहा था, ट्राइब एक्चुअली सही वर्ड है, किसी एक ख़ास ट्राइब ने एक स्पेसिफिक जगह पे एक ख़ास तरह के बिलीव अपने अंदर डेवलप किए, और कैसे फिर उसके काउंटर बिलीव्स डेवलप हुए। तो सोच का एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा आपको मिलता है थियोलॉजी की स्टडी से। आई थिंक ये इनका कहना है। That I think is, so if the theologians who study the beliefs of Roman Catholics are doing it as anthropologists, I guess that's perfectly legitimate. Well, I mean, the reason I ask is outside of the anthropological investigations, the kind that you were just dismissing as useless. If an atheist engages with that kind of thing and studies theology in that manner, do you not think that it can be useful in the sense that understanding those controversies can help people to debunk? Good point. Yes, probably can. And I mean, the way that you talk about theology might put someone off trying to do that. Okay, भाई का क्वेश्चन है कि वैसे मुझे पता नहीं है कि इस बंदे का नाम क्या है, बट
किसी तरीके का कॉलेज स्कॉलर या सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलर लग रहा है. एनीवे काफ़ी यंग लग रहा है. क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता कि थियोलॉजी की स्टडी इस सेंस में यूज़फुल है कि अगर कोई इंसान थियोलॉजिकली स्टडी करता है, थियोलॉजी की स्टडी करता है, जिसका मतलब है कि रिलीजन्स की स्टडी करता है, ताकि उसको वो अच्छे से जान सके और उसको वो, अगर वो एथियस्ट है तो वो डिबंक कर सके, जैसा कि सैम हैरिस करता है. इसने सैम हैरिस का एग्जांपल दिया. हमने एक बार काफ़ी पहले सैम हैरिस की वीडियो भी देखी थी यहाँ पे. ऑफ कोर्स मैं उनको पहले से जानता हूँ, प्रेज़ करता हूँ बहुत. वन ऑफ दी जिसे कहेंगे शार्प लोग, लॉजिकल तरीके से, रैशनल तरीके से सोचने वाले लोगों में पूरी दुनिया में उनको कंसीडर किया जाता है. तो उनका कहना है कि क्या उस तरह से थियोलॉजी का यूज़ नहीं है कि एक एथियस्ट बंदा थियोलॉजी की स्टडी करके डिबंक कर सकता है उनके क्लेम्स को. ऑफ कोर्स किसी चीज़ को अगर आपको गलत साबित करना है तो आपको उसको पहले जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप बताओगे कि उसमें गलत क्या है. तो ये है लॉजिक भाई का. Could be, yes. Yeah, that's a fair point. Because I'm sure you've come across the criticism when you're talking to a religious scholar and you're arguing about and you say, why would God send himself to be tortured? Couldn't he think of a better way? And they're thinking, but there's so much literature on this. Like, how can you say that? Sorry, आज की लाउड गाड़ी. That when you haven't engaged with the theological literature, and then you say, well, theology is a bit useless. It's like, if you'd have engaged with theological literature, then perhaps they would give you the time of day and say, well, at least you've done the reading and are making a point based on. Well, okay, but I mean, why would I bother to read Christian theology any more than Australian Aboriginal theology or I suppose the same reason that you would talk about Christian theology more than you talk about the alternative, because it's what you're doing, it's what you're engaging with. I've got better things to do. I do science. I see. सही है. तो आई गेस ये था कहने का मतलब कि इन्होंने कहा कि पर ये बात तो ठीक है कि अगर किसी को समझना है, किसी को डिबंक करना है, तो हाँ फेयर पॉइंट है, उसकी स्टडी करनी चाहिए. बट उसके बाद उनका ये भी कहना था कि पर ये क्वेश्चन है कि आप कौन से को डिबंक करना चुनोगे और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है डिबंक करना. फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन को, देन लेट्स से एबोरिजिनल रिलीजन. एबोरिजिनल्स वो है जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव लोग थे उनको, कि उनके रिलीजन को पढ़ के उसको डिबंक किया जाए. तो भाई का भी जवाब वैलिड है. इसने कहा कि क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि आप करते हो ऐसा, और कि आप ऐसा करते हो और आपको ऐसा करना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि सिंपली थोड़ा सा आई गेस डिसएग्रीमेंट हो गया एंड में कि हाँ आई हैव बेटर थिंग्स टू एंड आई डू साइंस, एंड वो ये करते हैं लेकिन ये बात भी करते हैं रिलीजन पे. तो पर उसका सही रीज़न ये है कि क्यों करना चाहिए. क्योंकि अगर आप एक अपने लिए टास्क ले रहे हो तो आप ऑफ कोर्स एक ऐसा टास्क लोगे कि जिससे कुछ फ़ायदा हो अगर आप उसको अचीव करोगे. आपने टास्क लिया है एबोरिजिनल रिलीजन्स को डिबंक करने का. कौन फॉलो कर रहा है उन रिलीजन्स को? मे बी लाइक कुछ लाख है शायद ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स, लाखों से भी शायद कम होंगे, बट चलो लाखों में गिन लेते हैं. पर ऐसे रिलीजन्स हैं जिनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं. तो उनको डिबंक करना एक टास्क है उसमें जो एक्चुअली रॉन्ग चीज़ें हैं, एटलीस्ट उनको, उसमें जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिबंक करना एक टास्क है. और वो एक वर्थवाइल टास्क है क्योंकि उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है टू सम एक्सटेंट, नॉट टू सम एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट. दुनिया में जितनी भी वॉर है वो बेसिकली डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के बेस पे है, जिसमें से कि हाफ ऑफ द आइडियोलॉजी रिलीजन है, हाफ ऑफ द आइडियोलॉजी कम्युनिज्म या व्हाटएवर, जो भी नेशनलिज्म, ये है. तो एक बहुत बड़ा टास्क है और ऑफ कोर्स वर्थवाइल टास्क. जब आप इस टास्क में घुस ही रहे हो तो एक वर्थवाइल अपोनेंट लो, एक फेक अपोनेंट क्यों लोगे. एनीवे मुझे मज़ा आया पर्सनली. होपफुली आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा. देखने के लिए थैंक यू. आज के लिए इतना ही.